तो मेरे सभी ज्ञानी भाइयों को गुड आफ्टरनून। अच्छे लग रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करके, और सबर नहीं हो रहा नेगोशिएबल का, है ना। इसके बाद है क्या बोलते हैं? इसके तुरंत बात करेंगे एलएलपी एक्ट। ठीक है, एलएलपी। ठीक है, मेरे तो मजे आ गए। देखो कोई भी चैप्टर पहले हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है हमें, तो हम कोई भाग छोड़ी रहे, या तुम जा रहे हो कहीं। ठीक है, चलो जी, आज आपका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबका ध्यान यहाँ पर। और आज आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम के चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ये बता दूं, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नया है। आपके यानी कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में पहली बार इस आने वाले अटेम्प्ट के अंदर ये वाला चैप्टर आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। इससे वैसे तो मैं इसको पढ़ाता था, मैं इसको वैसे भी पढ़ाता था जब ये चैप्टर नहीं भी था ना, तो भी मैं जब लॉ की पहली क्लास होती थी तो मैं ये बताता था, लेकिन वो थोड़ा सा बताता था जितना रिलेटिव था। अब इसमें थोड़ा ज्यादा आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले अभी बातें करेंगे बहुत सारी, बुक के पास थोड़ी देर बाद जाएंगे। बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं है, कुछ 15-16 पेजेस है और जल्दी हो जाएगा। पहले ना इस वर्ड का मतलब बताओ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी। जैसे इस क्लास के अंदर जब हम में से कोई टीचर नहीं होता है, तो फिर आप लोगों की आवाजें इस क्लास में कैसी होती है। बेहुदा, वाहियात, बड़ 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 बड़, जैसे वो बहुत सारे वो जानवर नहीं एक जगह कुत्ते बैठ जाते हैं, है ना। तो जो हंस रहा है वो समझ गया कि ये बात किसके ऊपर मैंने बोली है। सब सुनते रहना। मेरा एक भाई है, वो बिल्कुल इतना सुधर गया, इस क्लास का ही है कि अब मेरे को कभी बोलना नहीं पड़ता उसको। इसको बहुत दिन हो गए, बिल्कुल शांति से बढ़िया से पढ़ता है, अच्छे से, कितना बढ़िया लगता है। नहीं, खौफ नहीं आया, एक रिस्पेक्ट है, इसने समझा चीजों को। तो इसको देखते हुए एक दो बिगड़ गए, वो पहले नहीं बोलते थे अब वो बोलने लगे। चलो जी, जब क्लास में टीचर नहीं होता, बाहर चला जाता, तो आप लोग स्कूल के अंदर भी ऐसी था, कोई वहां ज्यादा था, वहां ज्यादा था। क्यों था, क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। अब जैसे मान लो कि आपको एक बहुत ही बड़े लेवल के किसी कंपनी के अंदर मान लो आपको जॉब मिली, और एक बहुत ही लोकल सी फैक्ट्री में जॉब मिली। बड़ी कंपनी में और लोकल सी फैक्ट्री, दोनों के अंदर आपके बिहेवियर में फर्क आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा, क्यों। देखो कमीने आप हो, हर एक जगह पे हो, लेकिन आपके मन में एक डर रहेगा बड़ी वाली कंपनी में कि कुछ कर दिया तो यार ये तो एक्शन लेंगे। होता है नहीं होता। जैसे हमारे जो इंडियन है, जैसे ही कुछ खाते हैं गाड़ी में, शीशा खोलते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और यही इंडियन जब वो विदेशों में जाता है ना, फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए एज टूरिस्ट, तो वो जब तक उस ग्लास को हाथ में पकड़ा रहेगा, जब तक डस्टबिन नहीं दिखेगा उसको, चाहे वो 8 किलोमीटर दूर उसको पैदल चलना पड़े, वो फेंकेगा नहीं। और फेंक के दिखाओ, 2 ही मिनट में गाड़ी आती है फिर आगे, क्योंकि उसको डर है कुछ। मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना। डर क्या है, फॉरेन कंट्री में, खासकर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, कनाडा आप चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, आप ऐसे नहीं फेंक सकते डस्टबिन के बिना कहीं पर भी। जैसे हमारे यहाँ गुटखा फेंका, पहले तो गुटखे की वो फेंकते हैं जिसमें वो खाते हैं, खाया, फिर थोड़ा आगे गए,
किसी ने कुछ इससे बात करी, गुटके वाला आंसर तभी देता है जब वो जो बात का आंसर है वो 5 रुपए से ज्यादा महंगा हो, क्योंकि गुटका है ना 5 रुपए का मुंह में। पहले तो हूं करता है, उसके बाद जब लगता है कि जरूरी है आंसर देना, तो अब वो दीवार थी, कोई आदमी था उधर, कोई जानवर बैठा था, कोई जगह थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है भाई इस भले आदमी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मुझे आंसर देना है ना। इंडिया में ऐसे ही होता है, क्यों? रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऐसा नहीं है, नहीं है, लो है। मैं आज वही सारी बातें करने जा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में आप, ठीक है। तो भारत के अंदर भी 47 के बाद, 47 से पहले भी होता था, 47 के बाद जब हम लोग आजाद हो गए अंग्रेजों से, तो हर एक चीज की रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई। जैसे कि आप लोग पेटीएम से पेमेंट करते हो, यूपीआई कर देते हो, आपको फी देनी होती है, कई बच्चे मैं देखता हूँ कभी कभी आते हैं वो यूपीआई कर देते हैं। इतना भरोसा क्यों है भारत के सिस्टम पे, बैंकों पे इतना बिलीव क्यों है? क्योंकि आरबीआई बैठा हुआ है। दूसरी बात, आप लोग तो खैर अभी स्टूडेंट हो, आप लोगों के फादर मम्मी बड़े भाई जो काम करते होंगे, या फैमिली में जो सीनियर होंगे, वो सब अपनी कमाई को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं भी करता हूँ, खूब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खूब नहीं मतलब थोड़ी सी करता हूँ। इस सालों मेरा किडनैप कर लो थोड़ी इतनी सी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, है ना। ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है, मेरी भी होती है, सर की भी होती है, सर की भी इतनी सी है, ठीक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या म्यूचुअल फंड कर लिया, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई डिवेंचर ले लिए, तो हम लोग फील फ्री होके, हम देख कोई मेरे से अभी मांगने आया सर 10,000 देना, मैं वो यार है ही नहीं, लेकिन मैं उसी वहीं पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इजीली कर देता हूँ, मुझसे कोई मांगने भी नहीं आ रहा, फिर भी कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मेरे को भरोसा है कि सेबी बैठा हुआ है। कौन बैठा है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? जब भी फाइनेंस की कोई बात होती है, पैसों की बात होती है, फाइनेंस की बात होती है, तो एक मिनिस्ट्री बना रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ। चलो एक बात और बताते हैं, यही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे कर रहे हैं नहीं। और आप लोग, कई बच्चे पढ़ चुके हैं, कई बाद में आए थे तो वो पढ़ेंगे कि कंपनी पे मैं पैसा लगा रहा हूं, तो कंपनी जो है एक रूल फॉलो करती है, कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई कंपनी पे मैं आज टाटा की कंपनी पे पैसा लगा रहा हूं, और पता है लोग 100-100 करोड़ रुपए लगाते, 2-2 हजार करोड़ रुपए लगाते, 1 करोड़ 2 करोड़ के शेयर खरीदते, क्या भरोसा करते हैं? वो कंपनी पे फेथ नहीं कर रहे, वो कंपनी के लॉ पे कर रहे हैं। और सर लॉ जो होता है ना, लॉ तो हर चीज के हैं भारत में, लेकिन वो लॉ भारत में फॉलो होता है या नहीं होता? जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपको विदेश जाना हो, फॉरेन जाना है, बहुत अच्छे से सुनना, आ रहा है समझ में सबको? अभी बहुत सारी बातें और बहुत सारी बकवास होगी आज, और ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाएगी इस चैप्टर को समझने में। कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस सुनते रहना आज। तो आप लोग क्या करते हैं, मैं आपको दो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल देता हूं, उसमें दो पहलू बताऊंगा। मान लो आप में से किसी भी पर्सन को, तुम में से कोई है किसी का भाई या कोई रिलेटिव जो विदेश में पढ़ने गया हो या रहने गया हो? कौन सी कंट्री? यूएस में पढ़ने। तो पढ़ाई की फीस कॉस्ट कुछ 1 करोड़ रुपए के आसपास, रहना खाना ये सब होता है। अगर आप इंडिया से यूएस पढ़ने जाओ तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे करके हो जाता है। तो मैं इंडिया से मान ले पढ़ने यूएस जाऊंगा, तो 1 करोड़ रुपए मुझे यूएस में खर्च करना है, तो मेरे को यूएस डॉलर की जरूरत है या नहीं है? तो मैं यहां से फॉरेन करेंसी लेकर जाऊंगा या वहां जाके मांगूंगा लोगों से?
1 करोड़ मुझे यूएस डॉलर चाहिए तो बदले में 1 करोड़ की इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी। के लिए कानून बना हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सीए वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे सीए इंटर के अंदर। सीए वाले बच्चे किस में पढ़ेंगे? सीए इंटर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, सब लोग सुनना बहुत अच्छे तरीके से। भारत के अंदर सबसे तगड़े कानूनों में से अगर कोई एक कानून है ना, वो फेमा का कानून है। बहुत सारे, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बना था। इससे पहले फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। मतलब अगर आपने विदेशी ट्रांजैक्शन कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया और वहां पर रद्दी भर भी अगर आपने दिक्कत कर दी ना, तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ये फेमा का एक्ट है। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत जरूरी है भारत के लिए, है या नहीं? 1991 में हमारा भारत एक अफ्रीकन कंट्री बनने जा रहा था। पता है आपको, बहुत गरीब थे हम लोग 91 में, और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। नहीं, उसके बाद 91 में आया था एलपीजी वगैरह, मनमोहन सिंह, और सारे रेगुलेशन चेंजेस करे थे, तो फेमा में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। पता है उस समय हमारे पास मात्र 7 डेज का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ था। आज $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, जो पूरे वर्ल्ड में यूएस से और चाइना की टक्कर का है। ऐसी थोड़ी मोदी जो है फालतू बोल के आया था किसी को भी, है ना? क्योंकि हमारे पास स्टॉक में होता है इतना फॉरेन एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि भारत ने फॉरेन एक्सचेंज के कानून पर तगड़े तरीके से काम किया। क्या किया? काम किया तगड़े तरीके से। और वही भारत में एक और कानून है, कानून का नाम है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। वही बोला, रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, ग्रीन पे चलानी है। येलो का आप सब जानते ही हो, यही है ना? तो अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग खुद ही जानते हो। रेड लाइट पे खड़े हो गए, नहीं है, भू चलो, है जी? गलत तो नहीं कह रहा। खासकर हमारे भारत में जो यूथ है, यूथ जो 17-18 साल की उम्र से स्कूटी बाइक चलाता है, 25-26 साल तक का, जो 7 साल का उसका गैप होता है ना, वो इतनी तेज बाइक चला रहा है जैसे अपनी माँ की शादी बचाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे को लगता है ऐसा। मैं कहा यार, इसको अपनी माँ से कितना प्रेम है, देखो शादी बचाने जा रहा है। मतलब 90 की स्पीड में ऐसे नहीं, ये क्या हुआ? फिर थोड़ी सी हम भी आगे बढ़े तो देखा तो वो लाश है। ठीक है? देखा है तुम लोगों ने कितनी तेज चलाते? पता है क्यों? क्यों चला रहे हैं वो इतनी तेज? क्यों वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की अथॉरिटी मुस्तैद नहीं है। हमारे यहाँ की अथॉरिटी मुस्तैद नहीं है। मात्र 1 साल के लिए कानून बना दो, जिसने रेड लाइट क्रॉस करी उसकी गाड़ी 1 साल के लिए जब्त, खत्म, कुछ नहीं करना। गाड़ी का नंबर कैमरे से आ ही जाता है, गाड़ी का एड्रेस घर से पता लग ही जाएगा। आप उनकी गाड़ी जब्त करो, रखेंगे कहाँ सर? जहाँ कूड़ा नहीं रखते एक के ऊपर एक, वहां रखेंगे गाड़ी। मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये रेड लाइट पे देखना किस तरीके से गाड़ियां खड़ी होगी। येलो पे भी बंदा रुक ही जाएगा, तो भाई मत जा, क्या पता बीच में रेड हो जाए। तो सर अथॉरिटीज बनी हुई है, ऑल वेल, अथॉरिटीज प्लस कानून बने हुए हैं, लॉ बना हुआ है भारत के अंदर। जैसे आज मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहली बात कि जो लॉ है वो होता क्या है। तो लॉ मतलब सिंपल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are made to control the behavior of the civilized person into civilized society। सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर को सही रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो आपने किसी के 10,000 रुपए का फ्रॉड कर दिया, तो आपके ऊपर कानून चलेगा, केस चलेगा। तो लॉस जो होते हैं वो जो बने हैं, वो बने कैसे? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया पढ़ाना, आई एम जस्ट आपका माइंड मेकअप कर रहा हूं। ये लॉज जो बने हैं, बने कैसे होंगे?
जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यस। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपको ऑफर देना होता है और आपको उसकी क्या मिलती है। तो 1872 से पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते थे, यानी कि पहले की परंपराओं को उठाकर कानून बना दिया गया। और जब जब जरूरत पड़ती है कि मार्केट में, अब जैसे कि पहले ना ये साइबर क्राइम नहीं होते थे क्योंकि साइबर ही नहीं था, मतलब इंटरनेट ही नहीं था। पहले इंटरनेट होते थे तो इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम नहीं थे। और अब देखो साइबर क्राइम कितना बड़े लेवल पे बढ़ चुका है। किसी का ही बैंक अकाउंट साफ हो जाता है, किसी को भी उल्टे सीधे जो है चीजें आ जाती है साइबर क्राइम में। अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो और खतरनाक है, नीचे बंदा कोई और मुंडी किसी और की। तो ये सारी चीजें जो आती है तो जरूरत के हिसाब से इसके लिए नए नए क्या आते हैं, कानून। तो कानून बनते कहां पर है, पार्लियामेंट में। कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बना हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर आपके कानून बनेंगे। इससे पहले परंपरा हुआ करती थी, पार्लियामेंट ने क्या करा, उस परंपरा को कानून में कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्लियर है, सुनते रहना, नोट नहीं करना भाई किसी को भी। मैंने आपको सबसे पहली बात बताई, मैंने बोला व्हाट इज लॉ। क्या है लॉ? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन which are made to control the behavior of the civilized person into civilized society। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, ऑन करो ना इसको, रिमोट होगा इधर है, कहां से बताओ, रिमोट है एंड अंदर पूछो मैम के पास हो, या वहां से भी हो जाता है। तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के रूल्स के बिहेवियर को सही करने के लिए क्या बनाया, लॉ बनाया। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड रीड लॉ। क्योंकि आप लोगों को पास होना है इसीलिए पढ़ रहे हो ना। तुम्हें क्या मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट से। इसको ऊपर यहां से बटन दबा दो ऊपर से। हाँ सुनो जी, सब लोग आओ। वाई वी शुड रीड लॉ, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर लॉ। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे रेड लाइट पे आपका, मतलब आपने रेड लाइट ब्रेक करी, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, क्या भाई लाओ चलान। अच्छा चलान होता है, पागल हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारे यूपी में तो गोली मारी जाती ट्रैफिक वाला बोलेगा मेरे बच्चे लाइसेंस है, लाइसेंस तो है। तो लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्निंग मिलता है ना, तो लर्निंग में क्या सिखाते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट है ना। तो मतलब ये माना गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर आपको सब पता है और आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आ गई, लाश को देख रहे, अच्छा मारने पे सजा होती थी, आगे से नहीं मारेंगे, क्या है ये, क्या तेरे को सजा होगी चाहे तुझे पता था या नहीं पता था। यू कैन नॉट इग्नोर लॉ। करके देखो इग्नोर, एग्जाम में मत लिख कर आओ आंसर ठीक है, समझ में आ गया। तो वाई वी शुड रीड लॉ। अब लॉ के अंदर ये दो बात हमने पढ़ ली। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये चैप्टर का ओवरव्यू है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले देखो ये चार्ट देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले ये कह रहा है भाई लॉ होता क्या है, लॉ के सोर्सेस क्या है, प्रोसेस क्या है और टाइप्स क्या है। देखो टाइप्स, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है रेगुलेटरी बॉडीज हैं कई सारी। ये देखो मैं नाम बता रहा था अभी,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आप लोगों का बजट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये कंपनीज को देखता है, सेबी देखता है लिस्टेड कंपनीज को, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आरबीआई तो आप सबको पता ही है, आईबीबीआई भी बताएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ की मिनिस्ट्री। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने वही ज्ञान जो अभी पूरा का पूरा ज्ञान है वो दिया है आपको, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। इस इंट्रोडक्शन में आपको ये बताएंगे कि कानून जो है ना ये अभी नहीं आए हैं, कानून तो शुरुआत से ही है। जैसे किसी राजा महाराजा का राज चलता था तो कानून उस समय भी होते थे, हालांकि उस समय के कानून राजा के मूड पे डिपेंड करता था कि बीवी ने मतलब यानी कि रानी साहिबा ने सुनाया है या माता जी ने सुनाया है, डायलॉग पढ़े, या वो राजा खुश है। अगर खुश है तो वो सारा गोल्ड वोल्ड सब दे ले जा, जरा सा भी सुन के आया तो सजाए मौत। गलती क्या थी, सब्जी में नमक ज्यादा था, ठीक है। उस समय की सजा कुछ वैसी होती थी, बट होती तो थी। अब इस समय की सजा थोड़ी सी, मतलब इंडिया में तो, क्योंकि इंडिया जो है वो लोकतंत्र है। मैं अब सुबह ही वीडियो देख रहा था, एक सऊदी अरब में जो सर्कल पे चौक पे नहीं मारते, किसी को सजा दी जाती है, सुबह ही मैंने वीडियो देखी है। वो एक बहुत सारी गाड़ियां आई थी, सारे सऊदी अरब वाले वो पहन के नहीं लगते कुर्ता सा व्हाइट वाला, हाँ शेख खड़े के बिल्कुल खड़े हुए थे और वहां पर बंदे को मार दिया। मैंने वो वीडियो फिर देखी नहीं, हटा दी। उस कंट्री की बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर तो लोकतंत्र है, भारत के अंदर हर चीज की सजा जो है वो डिसाइडेड है। हर गलती के बारे में बता रखा है कि अगर ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा। तो ये नहीं कि कानून आजाद होने के बाद बनाए, शुरू से बनते हुए आ रहे। देखो लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ? क्यों पढ़ रहे हो लॉ? अरे पास होने के अलावा बता। प्रैक्टिस में जाओगे तो तुम लोग लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इट इज ओनली बिकॉज इट हैज बीन प्रेस्क्राइब इन द सिलेबस, ये तो आपका आंसर था। और इज इट बिकॉज यू विल नीड दिस नॉलेज एज ए मेंबर ऑफ आईसीएआई? भाई पास भी सर, क्योंकि मेंबर तो तभी बनेंगे जब पास होंगे। और पास कब होगे? जब जानोगे इसको, लॉ को। अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम ए फुल फ्लैश सीए। दिस इज बिकॉज ऑफ सीए इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन मैनी लीगल मैटर्स। कोई भी लीगल मैटर आया ना, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, पहले चार्टर्ड को ही बुलाते हैं। भाई बता दे यार क्या हो गया, उसी को बुलाया जाता है, कितना भी ज्ञानी आदमी क्यों ना हो, वो सीए को जरूर बुलाएगा। So we should possess knowledge of law that we can advise our management and client on legal matter at basic और threshold level. अब आप लोग बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आपसे आपका क्लाइंट जो है वो कुछ पूछेगा क्वेश्चन, आप बोलो वो सर गूगल करके आता हूँ, अच्छा लगेगा? इंस्टीट्यूट की कितनी बेइज्जती होगी। जैसे लोग बीकॉम करके इंटरव्यू देने जाते हैं, उससे पूछो व्हाट इज योर नेम, फटाक से जवाब देता है माय नेम इज दिस। एक और इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आता है, वो बंदा वहीं ढेर, बीकॉम का बच्चा। उसका आंसर फिर ऐसे निकलता है ना। अरे आप लोग देख रहे हो, अभी तो तुम फाउंडेशन में हो, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? है हो गए इतने? 4-5 घंटे मस्त आराम से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? अभी आओ इंटर में, अभी तुमसे पहले 2:30 बजे गए हैं, वो सुबह 7 बजे बैठे हुए थे आगे। इंटर वाले जो बैठे हुए थे वो 2:15 पे ऐसे लाशों की तरह हो जाते, सर अब पढ़ाना पढ़ाओ, मैं मर गया। मजबूरी में छोड़ना पड़ता है 2:15 के बाद है। अब 8-9 घंटे यहाँ, फिर घर में भी जाके वो कुछ टीवी टावर नहीं देखेंगे, वो रास्ते में भी पढ़ते हुए गए होंगे, घर जाके भी पढ़ेंगे, सोने से पहले ही पढ़ेंगे, और नींद में भी सेक्शन चल रहे होंगे उनके। और सुबह फिर सुमित सर का मैसेज, बेटे सुबह 7:30 आ जाओ, 8 की जगह। और ये रूटीन उनका 9 महीने चलेगा। पास हो गए, फिर करेंगे आर्टिकलशिप, सीएमए वालों की 3 साल, सीए वालों की 2 साल, फिर फाइनल का पेपर, 2 ग्रुप,
फिर बनोगे सीए। तो क्या लगता है ये सारा ज्ञान कहाँ यूज होगा? उसी क्लाइंट के सामने यूज होगा ये सारा ज्ञान। क्लाइंट को 2 सेकंड में आंसर दिया करोगे, हालांकि 2 सेकंड में स्पॉन्टेनियस बोलोगे नहीं, आप तो पहले ये बोलोगे ये तो बहुत डेंजर बात हो गई, बहुत तगड़ा हो गया। फिर आप फिर चेक मंगवाओगे लंबा लंबा जबकि आपको पता है कुछ नहीं है, ये एटीसी है, एक चैप्टर है डिडक्शन का, समझ गए? तो सर आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं। सम ऑफ यू मे लेटर विश टू स्पेशलाइज इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड टैक्सेशन। आप में से कई बच्चे, और मैं गारंटी देता हूं जब आप इंटर क्रॉस करोगे तो आपको आर्टिकलशिप मिल रही होगी तो आप हमसे जरूर एक बार जब भी पूछोगे तो बोले सर टैक्स मिल रहा है, मतलब ऑडिट में जाऊं या टैक्स के काम में जाऊं? टैक्सेशन बहुत वाइड होता है, ठीक है? अभी टैक्स की ही क्लास थी आपसे पहले। टैक्सेशन बहुत वाइड होता है, बड़ा मजा आता है। तो टैक्स में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर इनकम भी बहुत अच्छी है, और टैक्स लॉ पता है आपको बहुत, और टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं है, टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, ये लॉ ही तो है पूरा का पूरा। तो लॉ में आपको स्पेशलाइज होना है, टैक्सेशन में तो लॉ की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिमेंबर टैक्स लॉ आर ऑल्सो लॉज, है या नहीं? जब हम टैक्सेशन की क्लास पढ़ाते हैं ना, पहली क्लास के अंदर बोलते हैं बेटे बुक पे देखो लिखा इनकम टैक्स के आगे लिखा लॉ। टैक्स एक कानून है, ठीक है? लॉ तो आप पढ़ ही रहे हो। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो कितने एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी नेगोशिएबल। अब आप आओगे इंटर के अंदर, इंटर में कंपनीज एक्ट आएगा, सेक्शन 1 to 148 एंड 379 to 93A। फिर आपका 4 अलग से चैप्टर मारेगा, एक एलएलपी का इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज और फेमा। तब जाके आप पहुंचोगे फाइनल में। इतने लॉज पढ़ के जाओगे तो आपको यूज आएंगे नहीं आएंगे? सर पहले ये बताओ डरा रहे हो या बता रहे हो? नहीं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं कि आपकी वर्थ कितनी डेंजर होगी जब आप सीए बन जाओगे। सोचो आपको क्या क्या पता होगा। पहलू है, इसको समझने का तरीका है। अब आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिवली बोल रहा हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? In order to become an expert in taxation, you should possess a basic awareness of the legal and regulatory framework of our। अब आपको कानून के बारे में कुछ नहीं पता, आप कह रहे हो आई वांट टू बी टैक्स एक्सपर्ट। पागल है तू, कुछ नहीं बन सकता। तेरे को पहले कानून के बारे में पता होना चाहिए। द पर्पज ऑफ ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज, अबे इसको क्या हो गया? Is to provide a set of uniform rules and regulation that will govern the conduct of people interacting with each other in personal as well as in, यहाँ तक ओके है? Down the ages, down the ages, mankind has evolved from a hunter-gatherer society through agriculture and industrial revolution to a complex society framework। पहले हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे पहले? ऐसा बताया गया, इन लोगों ने बताया, पहले हंटिंग करते थे। वहां से कोई जा रहा है, खरगोश उछल उछल के जा रहा है, उसी को कैच किया, खाया, पकाया, ओके हो गए। फिर हम लोग आए थोड़ा सा किसमें, किसी ने समझाया कि खेती वेती करो, पागल हो क्यों खा रहे हो जानवरों को। फिर एग्रीकल्चर में आए हम लोग, फिर हमें समझ में आया कि भाई जिंदगी में कंफर्ट जोन नाम की भी चीज है। तो फिर हम आए इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री क्या बनाता है? आपका कंफर्ट ही तो बनाता है। एसी, सोफा, ये वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। यहीं से इवैल्यूएशन हुआ है ना हम लोगों का। थ्रू आउट दिस जर्नी वी हैव ऑलवेज नीडेड लॉज एंड रेगुलेशन। अच्छा, जैसे जैसे सोशल इवैल्यूएशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें कानून चाहिए या नहीं चाहिए? अब जैसे इंडस्ट्री बनी तो इंडस्ट्री का कानून होना चाहिए नहीं? मान लो ये 4 मकान के बीच में एक बंदा अपनी इंडस्ट्री बना दे, वहां से धुआं निकल रहा है ऊपर ऊपर से, पड़ोसी धुएं से पराठे सेक रहे हैं, अच्छा लगेगा? यहाँ से धुआं निकल रहा है, रेजिडेंशियल एरिया में कोई इंडस्ट्री हो सकती है? तो कानून है। हालांकि भारत में कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है, यकीन नहीं है तो यमुना जी के पास चले जाओ, पता लग जाएगा, बट कानून तो है।
तो ये कानून चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी का इवैल्यूएशन हो रहा है तो फिर उस इवैल्यूएशन के तहत अगर कानून नहीं बनेगा तो इंसान तो और बुरा होता जाएगा। इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये बात आप लोग जानते हो। अपने बेनिफिट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी हद तक जा सकते हो। कहीं सड़क पर पेड़ कट रहा होगा ना तो आपको बड़ा दुख होता है, और वही पेड़ आपके गेट के चौराहे पर होता है ना, काटो ना, जगह घेर रहा है, तब आपकी इंसानियत खत्म हो जाती है। और आप अभी हम जहां बैठे हैं वो भी किसी पेड़ को काट के बैठे होंगे। यस और नो? तो इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि अगर कानून नहीं बनाए जाए, बिल्कुल नहीं बनाए जाए कानून, तो सर मतलब आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। आप में मैं भी हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं अभी। सही है? तो इफ वी टॉक अबाउट एंशिएंट लॉ, चलो पुराने लॉ की बात करते हैं। एंशिएंट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इंस्टीट्यूट ने कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन निकाला है। कोड ऑफ हम्मुराबी is known for oldest law in written form. King Hammurabi ruled Babylon for the product period from 1792 to 58. He carved the code on bulky stone slabs and ordered to place those stones on different places all over the city so that public may have the knowledge of codes. तो पहला कानून ये लेकर आया, पत्थरों के ऊपर यूज होते हैं ना ये। He also appointed judges to check whether public's following the laws, और उसने जज भी बनाया, देखो भाई लॉ फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। In 450 BC, a set of laws was engraved on 12 bronze tablets in Rome, which is considered as first more detailed copy of any of the civilization and called 12 tables. कानून बनाया गया, जैसे वैसे अब आजकल जो कानून बनते हैं वो बिल होता है, बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, ऐसी वहां पर क्या बनाया इन्होंने, टेबल्स, रोम के अंदर। ठीक है? The purpose of these table was to protect the right of public and to provide remedy for wrongs. क्या उस समय गलत लोग नहीं होते थे? होते थे भाई। लोग जब भी थे गलत भी थे और सही भी थे। महाभारत देख लो, दुर्योधन थे या नहीं थे? महाभारत से पहले कंस मामा, घरों में मामा बड़े फेमस है, जरा गलती कर दे सीधा आवाज आ, कंस है, सही गलत तो नहीं है। तो फिर ये सब पुराने जमाने से ही गलत है, तो गलत है तो भाई कानून भी है। All the citizens of Rome were supposed to have the knowledge of these tables. Over the time, many amendments were done in these laws as per the requirement. तो बेटे अमेंडमेंट उस समय भी होती थी, अमेंडमेंट उस समय भी होती थी और अमेंडमेंट इस समय भी होती है। आपके लॉज में पता है अमेंडमेंट्स खूब होती है। कंपनीज एक्ट जो आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा या पढ़ोगे, पहले 1956 था, पूरा नया आके 2013 हो गया। टैक्सेशन में हर साल अमेंडमेंट आती है। अमेंडमेंट मतलब बदलाव। तो जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे कानून बदलता है। कानून कभी एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉ बनेगा तो लॉ ब्रेकर्स भी बनेंगे। लॉ ब्रेकर्स क्या करेंगे? लॉ तोड़ेंगे। फिर जब उन्होंने लॉ तोड़ा तो हमें उसके अगेंस्ट में एक नया क्या बनाना पड़ेगा? चेंजेस करने पड़ेंगे कानून में। ऑल वेल, तो एक लास्ट लाइन और पढ़ लो। इन दिस सब्जेक्ट यू विल बी इंट्रोड्यूस टू मैनी लॉज, therefore in this chapter we will first understand how these laws are made and how they are, भाई कैसे इन कानूनों को बनाया गया और कैसे इंप्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहला है व्हाट इज लॉ, बता चुका हूं भाई साहब, सिंपल सी बात है। लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन विच आर मेड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन इनटू सिविलाइज्ड। भाई सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस बनी हुई है। जैसे आप यहां से जाओ सड़क पे, ऑब्लिगेशन तो ये भी है आपको अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करना, लोगों से तरीके से बात करनी है, बट आप तो आप ही हो। ठीक है? आप किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, किडनैपिंग, मर्डर, ये वो फलाना ढिमका, चोरी,
गलत देखना गलत तरीके से, ठीक है। तो तुम भगत सिंह के गेट पे खड़े हो जाते हो ना कभी कभी समझ गए। तो ये सब नहीं करना। इन सब के लिए क्या बने हैं? लॉ। तो व्हाट इज लॉ मैंने बता दिया। सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करते हो। चल बेटे, लॉ आता कहां से है? तो सब ज्ञानियों मेरी बात सुन लो, आज की डेट में आजाद हो चुके हैं हम लोग 1947 में। तो लॉ आते कहां से हैं? तो सर लॉ आपको देता है पार्लियामेंट। क्या हो गया आज इसको? लॉ देता है कौन हमें? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट के अलावा भी लॉ कहीं और बनते हैं? हाँ जी, कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी तो कानून ही होते हैं नहीं होते? जैसे 3 तलाक, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, पता है किसी को ये बात? तो कोर्ट के डिसीजंस भी कानून होते हैं। पार्लियामेंट एक सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने बनाया। कानून यहीं से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई आर्टिकल से उनसे कानून निकलते। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट्स, कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस। जैसे आप लोगों ने सुने चनैया वर्सेस रमैया, तो किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा सर वो तो विदेशी लॉ है, विदेशी जुडिशियल डिसीजन है, हम क्यों पढ़े? तो हम जो लॉ यूज करते हैं ना वो इंग्लिश वाला। तो जो उन लोगों का लॉ है, मतलब उनके डिसीजन हम पे मतलब सौंपे जाते हैं जुडिशियल। और जापान वगैरह ना जुडिशियल नहीं होते। जैसे जापान में कोई कोर्ट केस आ गया, डिसीजन आ गया, तो फ्यूचर में कोई और, जैसे आज हमारे यहाँ कोई डिसीजन लेना हो तो हम केस लॉ रेफर करते हैं ना, जापान में नहीं करते। वो फैक्ट पे, वो उस समय की सिचुएशन पे करते। समझ गए बात को? हर कंट्री का अपना होता है। तो देखो जी, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टिट्यूट, स्टिट्यूट मतलब लॉज मेड बाय एंड स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट एंड इन सम केसेस। कुछ परंपराएं भी होती है, जैसे आप लोग सुबह उठते हो, गुड मॉर्निंग पापा, नमस्ते पापा, गुड मॉर्निंग सर, नहीं करते, गाली देते हो। फिर कह रहा नहीं, ठीक है ऑल वेल, रहने दो, हो गई उसकी बेइज्जती। चलो अभी सुनो काम की बात। हम लोग कुछ तो रिस्पेक्ट देते हैं ना, मतलब बहुत दिन बाद अपने पापा से मिलेगा तो कुछ नहीं कि क्यों आ गए रोज नहीं बोलते, सबका अलग अलग है, बट रिस्पेक्ट है या नहीं है मन में? या तू तड़ाक करते हो शाम को बैठ के, कर गिरेवान पे आ जाए कितना कमाया, पापा है भाई। चलो चलो क्लास पे आओ वापस। तो कुछ परंपराएं चल रही है, उन परंपराओं को कानून बना दिया गया। परंपराएं जो चल रही है वही परंपराएं कानून है। जैसे लोग सड़क पे लड़ते हैं, तूने इज्जत से बात कर, तो क्या कोई कानून है इस पे? इज्जत से बात कर एक्ट, नहीं ना, परंपरा है भाई, हमेशा से इज्जत से ही बात करती है लोग, तो तुम इज्जत से ही करो। ऐसी बात होती है ना। ये तो भाई का वर्ड है, मोर बना दूंगा पता नहीं कैसे बनाएगा आ जाओ क्लास में आओ। चलो, यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है या नहीं है? देखो 5 नंबर का, एक 5 नंबर के आसपास का आएगा, इस पे सतर्क रहना। You must be aware that India is a parliamentary democracy. We have a constitution which is the basis and sources for all laws. तो देखो पार्लियामेंट में कैसे बनता है कानून मेरे प्यारे। एक ना बिल होता है, क्या होता है? जैसे जब भी किसी नए कानून की रिक्वायरमेंट होती है ना,
जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था, तो उससे पहले गाड़ियों के एक्सीडेंट बहुत होते होंगे, नंबर ऑफ कार्स बढ़ने लगी होगी, ट्रैफिक जैम बहुत होने लगे होंगे, लोगों की समस्याएं बढ़ी होंगी, तो फिर सरकार ने अपनी एक टीम बनाई होगी, टीम को बोला होगा भाई अब इस पे कुछ कानून बनाओ। तो टीम ने किसी डायरी पे, किसी लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी एक जगह पे, जैसे आप लोग नोट्स बना रहे हो, ऐसे ही उन्होंने एक जगह पे सब कुछ लिखा होगा कि कानून में ये सब होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में दो सभा होती है, एक लोकसभा, दोनों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, और राज्यसभा में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। जैसे आपने दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल को चुना है, तो केजरीवाल अपने दिल्ली से कुछ एमपीज जो है वहां जाएंगे राज्यसभा। संजय सिंह वो गया हुआ है। तो सुनो, अब इन दोनों जगह से क्या मिलेगी? अभी ये लॉ नहीं बना, अभी ये जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट जैसे ही अपनी एसेंट देगा, फिर ये होगा, एसेंट देने के बाद ऑफिशियल गैजेट में लिखा जाएगा। इसको कहते हैं भारत का राजपत्र। जैसे नॉर्मल अखबार होते हैं ना हम लोगों के, ऐसी न्यूज होती है ना जो सरकार की, लॉ की न्यूज, वो सब इसके अंदर आती। तो इस दिन से ये चीज क्या बन गई? लॉ बन। तो ये सोर्स है। डन। तो भाई लॉ मेकिंग, द लॉ पास बाय पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और द पोर्शन ऑफ इंडिया। या तो पूरे भारत में लग सकता है, या कुछ पोर्शन में। जैसे धारा 370 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर, तो उस समय बहुत सारे लॉज वहां पर, जैसे एग्रीकल्चरल का कानून है वो स्टेट के हाथ में, यूनियन उसके पार्लियामेंट नहीं बनाती। समझ रहे हो? कुछ कानून ऐसे हैं जो स्टेट के हाथ में होते हैं। Whereas the laws passed by state legislature apply only within the border of states. स्टेट के लॉ स्टेट में लगेंगे और सेंट्रल के लॉ पूरे भारत में लगेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 passed by the Parliament of the UK is the precursor of the Constitution of India. मतलब यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रॉपर शुरुआत हुआ भारत के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, it defined the characteristic of government from unitary to federal power which are distributed between central and state to avoid any dispute. अब भाई लड़ने नहीं लगेंगे, जैसे आजकल देखो टीवी खोलो लड़ते ही रहते हैं। पावर जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है, कौन सी पावर किसके हाथ में? जैसे केजरीवाल जब से सीएम बना है वो बार बार दिल्ली को पूर्ण राज्य मांग रहा है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पता है आप लोगों को? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस वगैरह वो जो बड़ी बड़ी पावर है वो किसके हाथ में होती है, और इसीलिए इसी को उठवाते रहते हैं केजरीवाल को बार। अच्छा, पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, क्या नाम है, भगवंत मान, उसके साथ सुना है कभी कुछ? पूर्ण राज्य है ना वो, पुलिस भी उसकी, सब कुछ उसका। और यहाँ पर पुलिस मोदी की है। केजरीवाल इसीलिए वो 10-12 साल से कह रहा है दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, पूर्ण राज्य बनाओ, क्योंकि पावर बटी हुई है। इसीलिए उसको बहुत सारे काम एलजी से पूछ के करने पड़ते हैं, और एलजी सेंट्रल का है, तो एलजी साइन ही नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल में कौन है? मोदी, और यहाँ कौन है? आम आदमी। समझ रहे हो कुछ? ये पूरा खेल है, पूरी पॉलिटिक्स, और इसी के ऊपर नेतागिरी होती है। समझ गए? तो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए बनाया गया। यूनिटरी मतलब होता है यूनियन, सेंट्रल के हाथ में पावर। तो देखना पावर जो होती है, जो आर्टिकल है, मैं आपको ज्ञान दे देता हूं थोड़ा सा। 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट, और तीसरी, यस, दूसरी स्टेट, और तीसरी है कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में सारी पावर किसके पास होती है? एग्रीकल्चर को छोड़कर। स्टेट में
स्टेट के पास होती है, और कॉन्करेंट में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ये सब भीमराव बाबा साहब ने इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आगे लिखा है, इन 1937 फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड हैड द जुरिसडिक्शन ऑफ अपीलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी। कोर्ट बनाई गई, उसमें ट्रिब्यूनल बनाए गए बकायदा, अपीलेट ट्रिब्यूनल, एडवाइजरी होते नहीं, जिनसे कोई दिक्कत हो जाए तो उनके पास हम जा सकते हैं। The power of appellate jurisdiction extended to civil and criminal cases, whereas the advisory jurisdiction was extended with the power to federal court to advise governor general in the matter of public opinion. समझाता हूं अच्छे से। ये जो यहां कह रहा है पावर ऑफ अपीलेट जुरिस्डिक्शन, जितने भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स थे, लॉज जो होते हैं वो मेनली दो तरीकों के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। वैसे तो चार होते हैं, कॉमन लॉ भी होता है, एक नेचुरल जस्टिस भी होता है, बट मेनली दो लॉ आपको देखते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल लॉ। जैसे आपके किसी ने पैसे का फ्रॉड कर दिया, सिविल लॉ। कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड देने में दिक्कत करी, सिविल लॉ। और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो सारी बातें किसके पास जाएगी? ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन के पास। ऑल वेल, whereas the advisory jurisdiction was extended with the power to federal court to advise governor general in the matter of public। तो आजादी से पहले होते थे गवर्नर जनरल, जैसे आप चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे ही होते थे गवर्नर। इसीलिए तो भारत में दिल्ली में एलजी है ना, तो नाम थोड़ा चेंज है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते थे। The federal court operated for 12 years and heard roughly 151 केसेस। तो उस समय फेडरल कोर्ट ने लगभग 12 साल तक 151 केसेस सुने, और उसके बाद भारत क्या हो गया? आजाद हो गया, और फेडरल कोर्ट को हटाकर क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां तक कोई दिक्कत? ऑल वेल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द फोरमोस्ट लॉ that deals with the framework within which our democratic system work। पूरा उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया। पता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी ड्यूटीज, सब कुछ लिखा है। राइट टू स्पीक, हमारे साथ बाइसनेस नहीं हो सकती, काले गोरे में भेद नहीं हो सकता, धर्म के नाम पे कुछ नहीं बोल सकते, चाइल्ड अब्यूज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, आर्टिकल 14, 14, 15, 17, 19, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये जंतर मंतर में जो बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? सऊदी अरब होता तो उन्हीं के वो पेट्रोल वही डाल के लगा देते आग में। इंडिया में स्पीक है, राइट टू स्पीक, स्पीच नहीं, स्पीक, बोलने का अधिकार है आपका। लेकिन जो आप बोल रहे हो वो उस देश के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, फिर पैक कर दिए जाओगे। इसी बात पर हमारी सरकारें लोगों को पैक कर रही है, ये तो अगेंस्ट में था। आ रहा समझ में? चलो, तो बेटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 लिस्ट दिए, मैं बता चुका हूं कौन सी, सेंट्रल, स्टेट और ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है, सारे के सारे वही, राइट टू स्पीक वगैरह वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट सारे मैटर्स चेक किए जाते हैं। आप इंटर में आएंगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स लॉ पूरा सेंट्रल के अंडर आता है। इसके अंदर उसी इनकम टैक्स में एक एग्रीकल्चर है, वो स्टेट के अंदर आता है। इसके अंदर स्टेट के अंदर, बाकी सब सेंट्रल के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है इनकम टैक्स लॉ को। ये पूरी एक मिनिस्ट्री बना रखी है भाई, टैक्स ही तो मेन है भारत में, इसलिए कानून बना रखे हैं, जो भी कमाओ सब टैक्स में दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छा कानून है इनकम टैक्स। अब ये कहता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं। बिल प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, 2 सभा, राज्यसभा, लोकसभा, एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। तो लॉ कितने टाइप के होते हैं? क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और प्रिंसिपल ऑफ। तो सब सुने प्यार से।
क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ मतलब आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, वो आप लोग समझ गए होंगे। किसी को, जैसे किसी के साथ में आपने, आजकल पता है आपको, छेड़ा छेड़ी के भी कितने केस है, रेप, मर्डर, चाइल्ड अब्यूज बहुत गंदा, और भी किडनैपिंग, है ना, ये सारे कहाँ आते हैं, क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में बोला हुआ है, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद लॉज pertaining to violation of the rule of law or public wrong and punishment of the same. Criminal law is governed under the IPC, इंडियन पीनल कोड बना हुआ है। कोर्ट में जज फैसला देते हैं ना, बोलते नहीं है, आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत, पेन तोड़ दिया, पेन की निब तोड़ते हैं ना। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी बना हुआ है इंडिया में, जो 1973 में आया था। ठीक है, जो आईपीसी है ना, आईपीसी डिफाइन करता है क्राइम को, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर लेना। आईपीसी डिफाइन करता है किसको, क्राइम को, उसके नेचर को और पनिशमेंट को। जबकि सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डिफाइन करता है एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द, जो सजा मिली है उसका प्रोसीजर क्या होगा। सही है, मैं बोल दूं 10 साल, 3 केस चल रहे हैं आपको, तीनों में 10-10 साल की सजा, तो आप 30 साल जेल में रहोगे या तीनों की 10 की सजा काटोगे। 10-10-10 30 साल, है ना, यही लिखा हुआ है सीआरपीसी, एग्जीक्यूशन लिखा है। ऑल वेल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिविल लॉ। बड़ा आसान है सिविल लॉ। सिविल लॉ कहता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जो लोगों के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं। जैसे मैंने कोलगेट खरीदा, 200 रुपए का कोलगेट था, वो मैंने निकाला, वो ब्रश में लगाया, सारे दांत नीचे। ठीक है इमेजिन कर कैसा लगूंगा बिना दांतों के, अच्छे लगूंगा। सर तुड़वा के आओ फिर बता और चला, उसकी जो कोलगेट था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, 2 दांत टूट गए टूथपेस्ट में नमक ज्यादा था ठीक है, तो 2 दांत टूट गए। अब मैं कोलगेट कंपनी पे केस फाइल करूंगा। सही है, या मान लो मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं शैम्पू लेके आया, तो जैसे नहाया शैम्पू से और हाथ में आ गए 2-4, है ना, तो मैं कंपनी पे केस फाइल कर सकता हूँ। तो ये एक सिविल मैटर होते हैं जहां आपका मॉनेटरी नुकसान होता है। सही है, आपने आपने फीस दी, आपकी क्लासेस नहीं हुई, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। देखो आपको बता दिया मैंने बट यहाँ तो ज्यादा होती है ना। चलो, सिविल लॉज ओके है। अब सुनो अगला, सिविल लॉज में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है बेटे, सीपीसी, ये 1908 में आया था। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, और 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इंडियन पीनल कोड आया था 1860 के अंदर। ऑल वेल, अभी पढ़ा रहा हूं, मुझे शौक थोड़ी इतना समय दे क्या भाई, यार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो किया नहीं उन्होंने, लगा लो तुम 6-7 नंबर का। ऑल वेल, कॉमन लॉ की बात करते हैं। ये कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैं आपको बता देता हूं। कॉमन लॉ का मतलब होता है जुडिशियल डिसीजंस। देखो, एक तो सिविल लॉज हो गए, एक क्रिमिनल लॉ, और कुछ लॉज जो होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, कभी कभी कोर्ट भी बीच में इंटरफेयर करता है ना मामलों में। जैसे राम मंदिर का फैसला आया था, किसने दिया था, अब वो कानून है। जैसे कि अगर यही राम मंदिर की बात थी, अगर राम मंदिर मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास करवाती, तो भाई दंगे होते तगड़े वाले। अब वहां पर जजमेंट किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट। नाम क्या है, कॉमन लॉ, सबके लिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर। अब यहाँ कोई दंगा हुआ नहीं हुआ, सब बढ़िया बना अपना, ओके, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म।
समझ गए। और एक होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बड़ा आसान और बहुत अच्छा सा छोटा सा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि किसी के साथ में ना कोई गलत ना हो। किसी के साथ में कुछ, जैसे कानून एक बात बोलता है कि 100 गलत लोगों को छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक सही को सजा नहीं होनी चाहिए। अब तुम में से कोई इनोसेंट है, उसको मर्डर केस में जेल हो गई 20 साल की, तो जीवन के फांसी हो जाती, कोई बात नहीं, मर जाता। मरना बहुत आसान है, आपको पता है, लेकिन मर के जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत गहरी बात है। कुल मिला के आप टेंशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा है, साला समझ नहीं आ रहा क्या करे, और ऐसे ही दिन आपके चल रहे, ये बड़ा मुश्किल है। एक बार में निकल लिए, कोई हार्ट अटैक आया, पता ही लगा, मर गया, चल ठीक है, समझ गए बात को। तो नेचुरल जस्टिस ये बोलता है, नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। मान लो कोई जस्टिस मिला जो लॉ में है जस्टिस वो, बट नेचुरली वो जस्टिस जो है वो सही नहीं है। कभी कभी कानून में लिखी हुई बातें भी सही नहीं होती सिचुएशन के हिसाब से, तो उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर देखा जाता है। जैसे नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ये एक पूरा मीनिंग वर्ड है, लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट। एक बात और है, किसी को अपने कॉज पे जज नहीं बना सकते। जैसे तुमने चोरी करी, तुमसे बोला कि तुम अपने खिलाफ जांच करो तो तुम आंसर क्या दोगे आगे? आई एम इनोसेंट, मैंने सारी जांच कर ली, जांच करके पता लगा कि मैंने चोरी नहीं की थी, वो मैंने उठाया था सामान। आगे बात समझ में? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम लिटरली मीनिंग हेयर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी ए फेयर हेयरिंग। ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आ रहा है, नहीं आ रहा? भाई दूसरे लोगों को भी सुनो और उसे मौका भी तो बोलने का। एंड रीजन डिसीजन आर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ए जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर ए कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द। कोई भी जजमेंट कॉमन लॉ को चेंज कर सकते हैं। मान लो आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको बदल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? किसी के साथ में कोई भी गलत, ऑल वेल। अब करेंगे इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ। तो लॉ बन चुका है, अब लॉ को इन्फोर्स करने के लिए कौन बनाया गया है? मैंने आपको फेमा का एग्जांपल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी अपना ये वोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल दिया। फेमा को रेगुलेट कर रही है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं फेमा को। और ये जो ये अपना मोटर व्हीकल एक्ट, छोटे छोटे कमरे से बना रखे हैं रेड लाइट के बगल में, उनको बोला भाई चेक कर ले रेड लाइट पे कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? डिपेंड करता है कौन इन्फोर्स कर रहा है लॉ। लॉ पार्लियामेंट में बन गए तो क्या पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर आपके ऊपर लॉ इन्फोर्स करवाएंगे? उसके लिए क्या बनाई गई है? अथॉरिटीज बनाई गई है। जैसे कंपनी लॉ बन गया, तो कंपनी लॉ को रेगुलेट करने के लिए एमसीए बनाया, नहीं बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ। इनकम टैक्स लॉ बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आया। शेयर खरीदोगे, सेबी लेकर आए। इंश्योरेंस के कानून बने, इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 99 के लिए इरडा बना हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब क्या बने हुए हैं? अथॉरिटीज बने हुए हैं, ये चलाते हैं। सुनना, आफ्टर ए लॉ इज पास इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी इन्फोर्स। तो कुछ किसी को उसको क्या करना पड़ेगा? somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of executive, नीचे वाले का काम है। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और, सेंट्रल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे।
फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्री। तो ये सब काम किसको दिए हैं? मिनिस्ट्रीज को दिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है भारत के अंदर, एविएशन मतलब हवाई जहाज वाले, ये जो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट हवाई जहाज का संचालन है वही लोग देखते हैं। हमारे यहाँ सड़कों की ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री बनाई हुई नितिन गडकरी के अंडर में, सही है। इलेक्ट्रिसिटी की अलग मिनिस्ट्री है, रूरल की अलग है, चिल्ड्रंस की अलग है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आई थिंक स्मृति ईरानी को बनाया हुआ उसका मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों निर्मला सीतारमन के अंदर में। ये मिनिस्ट्रीज हैं जो लॉ बनाए हुए को एग्जीक्यूशन करवाती है। ढीली होंगी मिनिस्ट्री तो ढीला लॉ, और टाइट होंगी तो कभी बॉम्बे जाना, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी है ना दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका काम क्या है? साफ सफाई रहे, पेड़ वगैरह ना तोड़े, पार्क अच्छे से रहे, सब कुछ है ना। किसी भी पनवाड़ी या सिगरेट की दुकान पे खड़े होके बाहर फूक रहे होते हैं, देखा है लोगों को, मस्त फूक रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं। गुटखा खा रहे होते हैं, वहीं फेंक रहे होते हैं। आपने कभी मुंबई जाना, मुंबई में खासकर उस एरिया में ज्यादा, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास, सुना है गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल वगैरह है, लोखंड वाला टाइप। वहां कोई बंदा एक सिगरेट ले या कोई जूस का पैकेट ले, कुछ खाने पीने का ले, और वो डस्टबिन के अलावा कहीं फेंक दे, मतलब सेकंडों में आपके पास बीएमसी वाले आ जाएंगे, शादी वर्दी में खड़े होते हैं वहीं आसपास। हाँ, तुझे कैसे पता? तू भी फूक रहा था? अच्छा, ठीक है। तो वहीं आ जाएंगे, वहीं पकड़ लेंगे आपको। भाई साहब बिना पैसे दिए चालान भरे जा नहीं सकते। वो एरिया इसीलिए बहुत साफ है, बहुत डेवलप है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ पे वो बीड़ी पीते वक्त तो झाड़ू लगा रहा होता है। एमसीडी वाला देखना कभी गली के बाहर, तो सुबह सुबह पौआ मार के बड़ा, और आंटी जी क्या हाल, आंटी भी शर्मा जाए, घर के अंदर चली जाए, समझिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्री आर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दीज मिनिस्ट्री आर हेडेड बाय मिनिस्टर्स, और उनके नीचे क्या है? रन बाय ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये आईएएस वगैरह जो होते हैं वो ऑफिसर्स चलाते हैं इन मिनिस्ट्रीज को। ये नेता जो चोर है साले, इनको कुछ पता है कैसे करना है। मोदी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं। समझदार हो तुम हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज its executive authorities through a number of government ministry और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ऑल वेल यहां तक। तो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट इज इंप्लीमेंटेड एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसके नीचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाया हुआ है, सीबीडीटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। और इनकम टैक्स को चलाते हैं ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अरविंद केजरीवाल की वाइफ है आईआरएस, वो भी आईआरएस है। ये लोग इंडियन रेवेन्यू के। वी विल सी सम ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री एंड लॉ विच आर इन्फोर्स बाय देम। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ, इसको बेटे मेरे वित्त मंत्रालय बोलते हैं। कौन सा? ठीक है, वित्त मंत्रालय सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि लिखा है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इंपैक्टेड बाय दीज मिनिस्ट्री। जब आप सीए बनोगे ना, आपको इस मिनिस्ट्री की मतलब आपको पल पल की खबर रखनी पड़ेगी। अब मैं क्लास लेता हूँ इंटर में टैक्सेशन और लॉ की, दोनों ही लॉ है। तो टैक्स में मतलब अमेंडमेंट्स कितनी आती है वो सब कुछ पता होना चाहिए, पल पल की खबर रखनी पड़ती है पूरी मिनिस्ट्री, और ये खबर आती है यहीं से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ऑल वेल, चलो
तो एक इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट प्रेजेंट करता है, 1 फैब को करते हैं। निर्मला सीतारमन ने इस बार किया था। इस बार तो खैर बजट तो क्योंकि इलेक्शन की वजह से इंटरिम बजट आया था। श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज इंस्टेट एज फाइनेंस मिनिस्टर बिटवीन 62 एंड 69 हैज प्रेजेंटेड 10 यूनियन बजट, जो सबसे हाईएस्ट है। फिर पी चिदम्बरम ने 9, प्रणब मुखर्जी ने 8, यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह ने 8 और 6 बजट पेश किए। ये अपडेटेड नहीं है। निर्मला सीतारमन जो है वो मोरारजी देसाई के बाद आ चुकी है, ठीक है। निर्मला सीतारमन ने आई थिंक 9 बजट प्रेजेंट कर दिए, समझ गए। हाँ, सबसे ज्यादा तो मोरारजी देसाई गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बता रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसके 4 सिविल सर्विसेज है, IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। 4 इन्होंने अलग अलग एक तरीके से वो इनके एग्जाम देने पड़ते हैं, आपको पता है। यही तो है यूपीएससी। इसी के लिए भाई साहब 4 चश्मे लग जाते हैं बंदे की आंखों के ऊपर, इतना पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बन जाते हो तो फिर रिस्पेक्ट भी ऐसी। जोधा अकबर में एक गाना नहीं, अजीमो शान शहनशाह। जैसे ही आप बन गए ना कोई IAS ऑफिसर, IRS या IPS बन गए, तो आप जैसे ऑफिस में घूमते हो बिल्कुल शहनशाह वाली फीलिंग आती है ना। अच्छा CA बनोगे तो भी इतनी आएगी शहनशाह वाली। जैसी आर्टिकलशिप में आ जाती है, ट्रेनिंग में जाते हैं, 1000 रुपए स्टाइफन है, फिर भी बॉस की तरह बात करते हैं ऑडिट में जाके, हाँ भाई निकाल, खाने में क्या है। बड़ा मजा आता है। तुम लोग बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो। जब आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, हालांकि कभी कभी थक भी जाते हो, बट उससे परे ये लाइफ भी बड़ी अच्छी होती है, जीना चाहिए इस लाइफ को। सबकी जब ट्रेनिंग होगी इतनी अच्छी लाइफ होती है, आपको ऑडिट्स पे भेजा जाएगा तो एक तो जाने की एक्साइटमेंट, कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी हैदराबाद भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। एक तो जाने की एक्साइटमेंट, फिर फ्री फंड का खाना। तो तुम घर में चाहे आटा चावल कम खाते हो, वहां जाके 10 ऑर्डर करोगे, ये भी ये भी, ये नहीं 2 पैक भी ले ही आओ, ठीक है। समझिए, वो बड़ा मजा आता है। इस लाइफ को जीना है तुम्हें तो सीरियस हो जाओ। फाउंडेशन में देख वो दोनों सीरियस हो गए, फोन चला रहे। आ जाओ। तो ऑल्सो द एपेक्स controlling authority of one of the central commerce service, namely Indian cost and management accounting, all well, ठीक है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो बेटे इसको आपको रट मारना है। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विस। डिपार्टमेंट रेवेन्यू में आता है CBDT, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक। टोटल 6 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, रट मारना, ठीक है। अब आएगी MCA। आपको ये 6 याद होने चाहिए, अगली क्लास में पूछूंगा, रिपीट कर रहा हूं। 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक, ऑल वेल। अगली मिनिस्ट्री पकड़ो, मिनिस्ट्री ऑफ, बेटे मेरे कंपनीज एक्ट को चलाने के लिए मिनिस्ट्री आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी निर्मला सीतारमण के अंडर में आज की डेट में, ठीक है। कंपनीज एक्ट में मैं बहुत बताता हूं इसके बारे में। कंपनी लॉ को पूरा एडमिनिस्टर करता है ये मिनिस्ट्री। इसने अपने नीचे बिठा रखे रीजनल डायरेक्टर्स, ROC वगैरह। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगला क्या है, गृह मंत्रालय। अच्छा, गृह मंत्रालय के अंदर क्या होता है, सारी पुलिस ये सब आती हैं, ठीक है, होम अफेयर्स में। एज ए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आज की डेट में किसके पास है, अमित शाह, चाणक्य ऑफ BJP, ठीक है।
is a ministry of government of India. As an interior ministry of India, it is mainly responsible for maintenance of internal security. और एक्सटर्नल अफेयर्स किसका है? जयशंकर. The Home Ministry is headed by Union Minister of Home Affairs अमित शाह. तो डिपार्टमेंट इसके भी 6 हैं. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, ये स्पेशल कैटेगराइज यूनियन टेरिटरीज है. डिपार्टमेंट ऑफ होम, ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब जितने भी स्टेट का है ना, स्टेट के सारे होम मिनिस्टर का डैडी ये वाला है, सेंट्रल. ऑल वेल. तो इसके भी कितने हैं? 6 नाम है. और ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर में 3 है, सेंट्रल ट्रांसलेशन, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग और डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन. पर नाम याद करने इनके आप लोगों को, पेपर में आएंगे यही यही पूरा. बोले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स के नाम बताओ, फिर आप बोलोगे हैं. ठीक है. अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट है. तो ये हमारी मिनिस्ट्री समझ में आ गई. कितनी मिनिस्ट्री करी? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमसीए, होम अफेयर्स और लीगल, सबके डिपार्टमेंट देख लिए. फाइनेंस के 6 हैं, होम के भी 6 हैं. ठीक है. अब बात करते हैं सेबी की. बहुत अच्छे तरीके से सुन लेना जरा. 12 अप्रैल 1988 को सेबी एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था और 30 जनवरी 1992 से ये जो है कानून अस्तित्व में आया. इसीलिए सेबी एक्ट 92 है. सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट मींस, सर जी भारत के अंदर देखो जी, समझ में आ गया कि भारत की सेना अच्छी होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सब लोग अच्छे होने चाहिए, तो देश चलेगा कैसे? पैसा भी तो होना चाहिए. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भारत में पैसों का एक समंदर है, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट. सुना है कभी? गहरा कुआं. इतना अथाह पैसा है वहां पर कि क्या ही बताएं. और ये तो तब है जब भारत की मात्र 5% जनसंख्या शेयर मार्केट में निवेश करती है. सोच लो, मूड खराब हो गया 70-80% का, तो दुनिया खरीद लेंगे. जीतेंगे नहीं, खरीदेंगे. समझ गए? पाकिस्तानी बोलते हैं हमें कश्मीर हमारा है. हमारे यहाँ का एक बार का ब्रेकफास्ट उनकी जीडीपी के बराबर है. वो कहते हैं कश्मीर हमारा. गलत तो नहीं कह रहा? कश्मीर दे दो. ढंग से खाना खा लिया तो तुम्हारा देश डूब जाएगा. तुम कह रहे हो कश्मीर दे दो. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? खबर जानी चाहिए उनके पास ये वाली. चलो जी आगे बढ़ते हैं. क्या? अच्छा डाल देंगे भाई, कोई बात नहीं. कल से सर का देखना बंद, ये कह रहा है. यूट्यूब पे डालते. अच्छा सुनना सर, तो सेबी हमारा, ये भारत का एक समंदर है सर. हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वाला स्टॉक मार्केट. तो लोग जो है वो कंपनियों के शेयर खरीदते हैं. अब जब लोगों ने कंपनियों के शेयर खरीदे, तो वो कंपनी पैसे लेके भाग गई, बन गई विजय माल्या वो भी. ऐसे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा. जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाया, शाम को पता लगा फ्रॉड कंपनी थी. मैं कल से लगाऊंगा आगे से पैसे, मैं 20 लोगों को और बताऊंगा, वो 20-40 को आगे बताएं. हमारे भारत में बातें भी बहुत तेज फैलती है. और यकीन नहीं हो तो पड़ोसी के घर के सामने बीड़ी फूक के देख लो. तुम्हारे खानदान के लास्ट रिलेटिव तक ये बात जाएगी, चाहे उसके पास फोन नंबर हो या ना हो, है ना? तो भारत में बातें भी बहुत फैलती है. तो सर जी बहुत अच्छे से समझना. अब इसीलिए उन कंपनीज को मतलब रोकने के लिए, जो ये गलत काम ना करे, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा गलत जगह ना जाए, बनाई गई सेबी. मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर है. इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है ना भारत की,
आरबीआई, सेबी, इरडा, सब इतनी स्ट्रांग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो एक स्तंभ है पूरे भारत के इकोनॉमिक सिस्टम के, जिसको इन्होंने बचा रखा है। ये बहुत तगड़ा काम करती है, मतलब कोई माइनर सी भी गलती ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इतनी छोटी सी गलती भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। अभी कंपनीज है, अभी 7 करोड़ रुपए का आज सुबह या कल शाम को ही देखा था, एक सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट का, उसमें कोई वायलेशन किया किसी कंपनी ने, 7 करोड़ रुपीस की पेनल्टी मारी उनके ऊपर। कल का डिसीजन है ये, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप कोई गड़बड़ करो, क्योंकि ये पहले ही हम केस देख चुके हैं। सत्यम का एक केस है, तुम इंटर में आओगे तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, हैदराबाद की, बताइए ना कंपनीज एक्ट में, ये मैंने, हाँ कंपनीज एक्ट में बता रहा हूँ। सत्यम का केस है भाई साहब, 5-6 हजार करोड़ के आसपास का घोटाला, फिर वो विजय माल्या कांड कर गया, फिर वो नीरव मोदी का हो गया, खैर वो तो बैंकों से था, मेन सत्यम ने तो कंपनीज एक्ट की ऐसी तैसी करी थी। तो संभल गए ये लोग हमारे भारत में, इसीलिए पूरा नया कानून लेकर आया कंपनीज एक्ट 2013, नई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पूरा का पूरा वो लोग देखभाल करते हैं। तो सेबी जो है ये बड़ी अच्छी बॉडी है। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। तो सेबी के बारे में कह रहा है, इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। भारत में सिक्योरिटी मार्केट है, शेयर डिवेंचर्स वगैरह जहां पर डील करते हैं, अंडर द ओनरशिप ऑफ, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। मैंने बोला ना पैसे का लेन देन होगा तो सब निर्मला माता ही देखेंगे, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वॉज गिवन स्टेट्यूटरी पावर ऑफ 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 92, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई कहता है, कुछ कहता है आरबीआई, जानकार बने और अपने पैसे अपने सर के पास जमा करें, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और दूसरी बहुत बढ़िया बॉडी है जो भारत के अंदर सारे मनी मैटर्स पे देखती है, सारी बैंकिंग। तो आपने सुना भी होगा 12th क्लास में बैंकर्स बैंक, जब सारे बैंकों को कहीं का सहारा नहीं नजर आता तो वो कहां जाते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह, हम लोग सब दर भर की ठोकरें खाते हैं, सब जगह के धोखे खाते हैं, फाइनली पहुंचते हैं माँ के पास। यस और नो सर, ये तो इमोशनल बात बोल दी आपने। यस, तो आरबीआई बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है उन बैंकों के लिए, ठीक है, बैंकर्स बैंक बोला जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यह है, इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग। मैंने बोला ना पैसे की बात होती है तो कहां पर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, भाई साहब ये इंडियन रुपी को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है और सप्लाई करता है। तो आपने 12th इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या शायद आपके फाउंडेशन में भी ये सब है, आपको सर बताते होंगे। आरबीआई के हाथ में इतनी पावर भी होती है, आरबीआई मनी के इन्फ्लेशन वगैरह को भी कंट्रोल करता है ना, ये पूरा का पूरा काम करता है मॉनेटरी आरबीआई। इट ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे अभी पेटीएम के ऊपर कुछ समय पहले कुछ हुआ था, पेनल्टी लगी है, भाई साहब बर्दाश्त नहीं है आपका कोई भी गलत, आप एक कंपनी हो, कंपनी एक्ट फॉलो कर रहे हो, और अगर आप बैंकिंग के अंदर हो तो आपको बैंकिंग एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और साथ में आरबीआई के नियम का भी पालन करना पड़ेगा। भारत में रहना है, अब ये वो वाला भारत नहीं है, और भारत कभी भी कमजोर रहा ही नहीं है। ये तो हम लोगों की थोड़ी गुलामी की वो सिचुएशन थी, देख लो कितनी जल्दी ऊपर उठे हम लोग। अभी 10 साल पहले हमारी गुलामी खत्म हुई है, 47 में आजाद नाम से हुए थे, फिर कांग्रेस आई थी, है ना, गलत तो नहीं कह, फिर कांग्रेस आई, फिर अभी 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर आया, तो जाके थोड़ा सा हमारा, ये 10 साल में इतनी डेवलपमेंट देख रहे हो, पूरी दुनिया आंख से आंख ऐसी हमसे बात नहीं करती, डरती है सब। सुन लेना इंडियन है, वैसे ही खौफ रहता है इंडियन का, कोई ना कोई जुगाड़पंथी मार के ही जाएगा, ठीक है। और जब से भी 10 साल से और ज्यादा पावर हो गई है, ये पावर ऐसे नहीं हुई है, ये पावर हमारी अथॉरिटीज के द्वारा किए गए कामों की वजह से हुई है। सोचो हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हम किसी कंट्री से बोल सकते हैं कुछ, हमें पता है हमारे यहाँ पैसा बहुत है, फॉरेन एक्सचेंज अपना काम बढ़िया कर रहा है, आरबीआई अपना कर रहा है, सेबी अपना कर रहा है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तगड़ा है, सब बढ़िया है, तो टेंशन ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, उसको सारी डिटेल पता होती है, हमारे पास सारी सिक्योरिटी है, सब ओके है, तभी तो बोल के आ जाते हैं सामने कुछ भी, किसी से नहीं डरता। यूक्रेन रशिया के युद्ध में यूक्रेन से हमारे सारे वहां एमबीबीएस करने जो बच्चे गए थे उन सबको लेकर आए, आपको पता है सारे पाकिस्तानी उन इंडियन के पांव पकड़ के आए थे साथ में, हमारी बस में आए थे इंडियन वाली, इतनी पावर है। इंडिया का दोस्त है रशिया भाई, इंडिया की सारी बेकार की तंबाकू जो हमारे यहाँ छोड़ देते रशिया ही तो जाती है, पता है आप लोगों को, सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है हम लोग, रशिया में तंबाकू जाता है हमारा, बहुत कुछ, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। बीच में थोड़ा पुतना से नाराज हो गई थी, सॉरी पुतिन नाराज हो गया था, ठीक है। किसी कारणवश वो सोनिया गांधी ने इंडिया से नोट भेज दिए थे, हमने वो लिया था ना वो हथियार, हथियारों के बदले में रुबेल देते या डॉलर देते, तो हमारे पास नोट बहुत है, हमने इंडियन करेंसी भेज दी, उतना नाराज हो गया हमसे। उसने भी क्या करा, हमारी इंडियन करेंसी को मार्केट में सस्ते में बेच दिया, 100 रुपए का नोट 80 रुपए में बेच दिया, और इससे हमारे स्टॉक ये जो डॉलर है ये जो 55-56 में था ये 70 पहुंच गया, गांधी जी टेंशन में आ गए, पूतना जी माफ कर दो गलती हो गई हमसे, इस बारे में हम फीमा में पढ़ते, ठीक है डन। तो आरबीआई ओके, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा इज ए स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई थ्रू विच इट प्रिंट एंड मिंट्स इंडियन करेंसी नोट, आईएनआर बोलते हैं, इन टू ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन नासिक एंड देवास। फौज मत जाना इस गेट के बाहर, नासिक में नोट छपते हैं हमारे, ठीक है, कहीं बाहर ही पहुंच जाए एक नोट देना। हाँ कहीं वहीं पहुंच जाओ, मनी आइस्ट बना रहे हो दूसरे। आरबीआई एस्टेब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो कि एक सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सिस्टम है आपकी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। आपको पता है आप जब कहीं पर वो यूपीआई करते हो ना, कुछ सेकंड में होता है पेमेंट, उस बीच में ये कॉर्पोरेशन चेक कर रहा होता है आपकी पेमेंट ऑथराइज है या नहीं, आरबीआई चेक कर रहा होता है, एक सेकंड से भी कम समय में चेक कर लेता है कि ऑथराइज है नहीं, सही है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी है आरबीआई का, जो इंश्योरेंस वगैरह के काम करता है, डन भाई। अगला ये भी बड़ा अच्छा है सर, ये भी सुन लो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, बिल्कुल नया आया 2016 में, आईबीबीआई। ये क्या करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है कई सारी, जैसे एक कंपनी है, खुद ही सोचो एक कंपनी 80,000 करोड़ रुपए का उसका टोटल नेटवर्थ है, और आज पता लग रहा है वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो उस समय सबसे ज्यादा मजे लूटता है कंपनी का वही डायरेक्टर, लूट सकता है, नॉट लूटता है, लूट सकता है कि अब इंसॉल्वेंसी होगी, एसेट वैसेट बेचेंगे, बेचेंगे 10,000 करोड़ में, बताएंगे 2,000 करोड़ का, निकल लेंगे, और वो पैसा असल में किसका है, आम जनता का है, तुम लोगों का पैसा है वो। एक पूरा बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना रखा है कि जो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को देखता है, जैसे आप अगर इंसॉल्वेंट हो रहे हो तो आपका एक पूरा बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपके ऊपर पूरी नजर रखेगा, समझ गए बात को। तो कहता है इट is the regulator for overseeing insolvency proceeding, an entity like insolvency professional agency, insolvency professional and information utilities in India। और ये कब आया था, 1 अक्टूबर 2016 में, और लोकसभा में बिल कब पास हुआ, ये कवर करता है हर इंडिविजुअल को, मतलब कोई इंडिविजुअल अगर इंसॉल्वेंट हो तो भी इस बोर्ड के अंडर में वो आता है, कोई कंपनी, कोई एलएलपी, कोई पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म, किसी को भी इंसॉल्वेंट होना है वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में आएगा, समझ गए। इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में बहुत ज्यादा धांधली होती थी पहले, खुद ही सोचो ना, कंपनी अब बंद हो रही है तो कंपनी के ऑफिसर्स क्या करेंगे, हम लोग जाते जाते, जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई,
अब वो जा रहे हैं अपने अपने रास्ते, वो एक दूसरे की जिंदगी खराब करके जाते हैं। फिर तूने ये बोला था आंटी आपको पता है उस दिन ये करता था, ये पता भी है, सब शराब ये वो सब बता देगा, आपस में दो बिगड़ जाए तो। गलत तो नहीं कह रहा, और भी कुछ है लेकिन नहीं रहने। इट हैंडल द केसेस यूजिंग टू ट्रिब्यूनल लाइक एनसीएलटी एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये आपको पढ़ना है। इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग टू ट्रिब्यूनल, दो ट्रिब्यूनल है, एक एनसीएलटी है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी लॉ के अंडर में, तो इसकी हेल्प लेता है। और एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, इसकी हेल्प लेते हैं। और इस बोर्ड को पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से डन है बेटे, ऑल वेल है। चलो अब बेटे मेरे आ जाओ, हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर बस ये खत्म होने वाला है। बस बेटे 4 पॉइंट है, दैट्स इट, एक पेज है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आ गया ना सारा। देखो आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी है, देखो बेस पूरा क्लियर है, वो डिपार्टमेंट्स वगैरह के नाम याद कर लेना बस। सेबी कब आया, डेट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कब आया, वो डेट, ये डेट्स आपको रटनी चाहिए। अच्छा मैं एक प्लानिंग कर रहा था, तो बोलो कि सही है नहीं है, लेकिन मेरे पे प्रेशर मत करना। मैं एक अच्छा समय बना के मैं ये सोच रहा हूँ, एक अच्छा सा सारे पूरे सिलेबस का हर यूनिट का एक ऑडियो रिलीज करूँ। पहले भी मैंने बच्चों को दिया था बट वो सारा नहीं दिया था मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट है, तो 9 ऑडियो बनाऊं, बैठ के अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड करके, कुछ बहुत बड़े टाइम नहीं, 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट। कंपनीज एक्ट हो गया तो 12 13 11 मिनट, और उसको आप बार बार सुनते रहो, है ना। ये काम मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, है ना। ये देते हैं फिर आप लोगों को जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वो बेटे सिलेबस के बाद आएगा, वो तो शो था ना, अभी थोड़ी दूंगा, फिर वही पढ़ के जाओगे, ये थोड़ी पढ़ोगे तुम। ठीक है डन। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन और बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, अब मान लो सरकार से मेरी लड़ाई है, सरकार कह रही है लॉ है इसको फॉलो करो, मैं कह रहा हूँ ये लॉ हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है। होते हैं ना बहुत सारे पंगे होते हैं। दी डिस्प्यूट आर रिसॉल्व बाय द जुडिशरी, तो इन डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स बॉडी बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया आर रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड कोड। भाई कानून को इंटरप्रिटेट करने के लिए एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट नाम का टॉपिक है, सीए इंटर में पढ़ोगे। इंटरप्रिटेशन की हिंदी होती है समझना, इंटरप्रिटेट करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अब तुम उसको इंटरप्रिटेट करना। मैं ये कह रहा हूं कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन लाना वर्जित है, बैन है। तो अब मैं पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई स्टूडेंट पीछे से वॉकी टॉकी पे बात कर रहा है, मैंने कहा भाई मैंने फोन वर्जित किया हुआ है, तू बोल, स्टूडेंट कह रहा है सर दिस इज नॉट फोन, दिस इज वॉकी टॉकी। उसको वहीं गिरा गिरा के नहीं मारूंगा। मतलब फोन मीन्स व्हाट, इंटरप्रिटेट तुम अपने आप कर लो, मैं किसी भी कम्युनिकेशन वाली चीज को क्या कर रहा हूं, बैन कर। लेकिन पता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में इस वजह पे झगड़ा हो सकता है। वो बोलेगा सर मैं कोर्ट जा रहा हूँ, आपने तो फोन के लिए मना किया था, थोड़ा ज्यादा लॉ पढ़ लिया वो। तो अब लॉ मेकर फिर देखेंगे कि यहाँ क्या जवाब देना। वैसे इंटरप्रिटेशन में मैं ही सही साबित होऊंगा कि मोबाइल मीन्स ऑल द कम्युनिकेशन वाली एक्टिविटी, ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं जंगल में 4 पैर वाले जानवर है, एक गाय है, एक शीप है, शीप जानते हो भेड़, बकरी है,
एलिफेंट है, डैश डैश डैश। और अगले जानवर बताओ 4 पैर वाले। लायन। लायन वाले सब मूर्खों, मैंने चारों जानवरों के जो नाम लिए हैं वो चारों पालतू जानवर है। तो आपको आगे क्या नाम लेना चाहिए था? पालतू जानवरों के, जैसे खरगोश, कैट। मेरे को देख के क्यों बोल रहा है? ठीक है, ऑल वेल। ठीक है, सही है भाई। चलो पढ़े, आ जाए पढ़े। अच्छा मैंने छोड़ दिया था, मेरे को आज पता नहीं थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया था बोलना बालना ज्यादा अब है? आ जाओ, कोई नहीं, कभी कभी होना भी चाहिए। ठीक। रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड द कोर्ट। इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई सरकार और उनके बीच में मैटर जा रहा है तो इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड। क्या कहता है? ये जुडिशियल सिस्टम का फंक्शन है। वो क्या करते हैं? डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। वो देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, क्या कोड में लिखा हुआ है, और वो प्रमोट करते हैं फेयरनेस हो, जो भी लैंड के सिटीजन्स हैं। हम लोग लैंड के सिटीजन्स हैं या नहीं, तो हमारे साथ गलत ना हो, तो देखने वाले लोग कौन है? ये कोर्ट्स वगैरह है। इसीलिए आज भी एक मूवी भी आई थी जॉली एलएलबी, उसके एंड के सीन में बताया गया कि इंडिया में अभी भी करोड़ों केसेस पेंडिंग है। उसके बाद भी कोई भी पर्सन में डिस्प्यूट होता है तो उसको इतना भरोसा है जुडिशियल सिस्टम पे, वो ये कहता है तुझे मैं कोर्ट में देखूंगा। कहता है नहीं कहता? जबकि वो कोर्ट का केस भी भाई साहब भारत के अंदर तो गजब ही है, 45-45 साल चलता है केस। डिसीजन आ गया, वो बंदा ही मर गया। कई बार ऐसा भी हुआ है। लेकिन भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। जज भी बहुत कम है हमारे भारत में, जो भी है वो तो आप लोग जानते ही हो कैसे काम करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लोकल जजेस जो होते हैं वो जल्दी फैसला नहीं देते। जजेस की भी गलती नहीं है, वो पहले सुनेंगे मैटर्स को। तो भारत में लॉ हमारा बहुत अच्छा है। चलो, इन द हेयरार्की ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट की हेयरार्की है तो सबसे बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में कितने होते हैं? ओनली एक। और हाई कोर्ट, मैं आपको बताता हूं, टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। कितने? 25। तो फॉलोड बाय हाई कोर्ट, और उससे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे साकेत कोर्ट है बगल में, तुम लोग भी कभी गए होगे। रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट दिल्ली में, कड़का डूमा कोर्ट, और भी है कोई 30 हजारी, पटियाला हाउस, और मुझे याद नहीं है। डिसीजन ऑफ a high court are binding in respective state but are only persuasive in other state। मतलब डिसीजन, अब हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट उसका कुछ और दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल है। उसकी बात को सिर्फ अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही काट सकता है। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन हाई कोर्ट पे मान्य है, अंडर आर्टिकल 141, याद कर लेना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। तो मेरे प्यारों जल्दी से पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की। इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 26 ऑफ 1900। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। The principal bench of the Supreme Court consists of 7 members including the Chief Justice of India। साइड में कहीं लिख लेना, 7 मेंबर होते हैं प्रिंसिपल बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एक आउट ऑफ 7। और प्रेजेंटली ये 34 हैं। टोटल कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस और वर्कलोड बढ़ गया है, तो फिर यहां पर क्या है? 34। An individual can seek relief in the Supreme Court by filling ये इस वर्ड को रट मारना, रिट पिटीशन बोलते हैं।
किसी को कहीं कोई दिक्कत है ना, हाई कोर्ट के डिसीजन से वो रिट पिटीशन डाल सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आया तो वो हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का आया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता। ऑल वेल। अब हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं मेरे बच्चे। तो 6 स्टेट ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, और इंडिया में टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट। ठीक है। और सबसे हाई ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कि 1862 में बना था। ठीक है। और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट से नीचे होता है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल लॉ मैटर, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्प्यूट, क्लेम फॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। छोटे मोटे मैटर कौन देखता है? द कोर्ट ऑफ सेशन डील विद क्रिमिनल मैटर। अंडर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ए सिविल जज जो है यहां पर हो सकता है, सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टेब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, विद द हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख से ज्यादा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज पावर एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज पावर एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ऑल वेल। कैसा लगा बेटे चैप्टर? अच्छा, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं कौन सा होगा? करें नेगोशिएबल नहीं, एलएलपी करेंगे। चलो।